कि अभी के टाइम पे तुम देखना डिवोर्स और ब्रेकअप रेट्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। मेजर मेजर रीजन पता है क्या? लड़कियों के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ठीक, जो कि कहाँ से आ रहा है? अगेन फ्रॉम सोशल मीडिया। लड़कियां देख रही है सोशल मीडिया पे कि वो जो कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो कर रही है, वेस्टर्न फेमिनिस्ट आइडियोलॉजीज को जो फॉलो कर रही हैं, उनके वजह से उनका ब्रेन वॉश हो रहा है। लड़कियां देख रही है कि जिनको ये आइडल मानती हैं वो गुच्ची का पर्स लेके घूम रही है, जो कि उसने ऑब्वियसली शो ऑफ किया है सोशल मीडिया पे कि हाँ मैं गुच्ची गई थी, मैंने गुच्ची से ये खरीदा है, मैं लुई विटॉन से ये खरीद के लाई हूँ। एंड लड़कियों का अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाता है। अब क्या होता है ना कि हर लड़की अपना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन खुद से फुलफिल नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि उसने उतना मेहनत नहीं किया खुद पे, इसलिए वो उतना अर्न भी नहीं कर रही है। नाउ व्हाट शी एक्सपेक्ट्स हर मेल काउंटर पार्ट टू सेटिस्फाई ऑल हर नीड्स। वो एक्सपेक्ट करती है कि उसका जो मर्द है या बॉयफ्रेंड है वो उसके इस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करे, जिसके वजह से अननेसेसरी झगड़े भी होते हैं रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं लैक ऑफ रिस्पेक्ट भी होता है। अब तुम बताओ, जिस लड़की के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट हो चुके हैं, अगर लड़की चाह रही है कि लड़का उसको फॉर्च्यूनर में घुमाए, एंड लड़के के पास है स्प्लेंडर, जो कि लड़के ने गांड घस के एफर्ट डाल के स्ट्रगल करके एक सुपर स्प्लेंडर बाइक लेके आया उस लड़की को बैठा के आराम से मार्केट घुमाने के लिए, ठीक है, लेकिन लड़की एक्सपेक्ट करेगी लड़का उसके लिए फॉर्च्यूनर लेके आए। लड़की क्या लड़के को रिस्पेक्ट देगी? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसके एक्सपेक्टेशंस ही बहुत ही हाई सेट हो चुके हैं, और वो भी अनरियलिस्टिक। तो वो कैसे रिस्पेक्ट करेगी? ठीक है। और सबसे बड़ा जो बात है ना, फेमिनिज्म के नाम पे जो एंटाइटलमेंट और सेल्फिश बिहेवियर लड़कियों को सिखाया जा रहा है, वो सबसे गंदा चीज है। तुम एक चीज देखो कि फेमिनिज्म ने वुमेन को हाइपरगेमस बना दिया है। हाइपरगेमस का मतलब पता है? अगर तुम रेगुलरली हमारे चैनल को या फिर हमारे वीडियोस को देखते होगे तो तुम्हें पता होगा कि हाइपरगमी क्या होती है। हाइपरगमी का बेसिक मतलब होता है कि लड़की हमेशा अपने से बेटर बंदा ढूंढती है, और बेटर नहीं, अभी के टाइम में बहुत बेटर ढूंढ रही है। एक लड़की है जिसका बाप का सैलरी सिर्फ 20,000 का होगा, एंड वो एक्सपेक्ट करेगी कि उसके फ्यूचर हस्बैंड या पार्टनर का सैलरी 1 लाख से ऊपर का हो। हाइपरगेमस है, ठीक है। पहले के जमाने में जो रिलेशनशिप्स होते थे बहुत ही ज्यादा सिंपल होते थे, लेकिन आज के टाइम पे डेटिंग मार्केट हाइपरगेमी से भरा हुआ है। फेमिनिज्म ने वुमेन को ये सिखा दिया है कि उन्हें सिर्फ हाई वैल्यू मेन चाहिए, और वो भी हाई वैल्यू इन द सेंस पता है कैसा? औरतें ये नहीं देखती हैं कि बिहेवियर क्या है, मतलब औरतें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर औरतें, बट जो भी टॉक्सिक फेमिनिस्ट आइडियोलॉजीज को फॉलो करती है ना, वो जो औरतें होती हैं, वो हाई वैल्यू मैन का मतलब ये नहीं देखती हैं कि वो बंदे का पर्सनैलिटी क्या है, बात करने का तरीका क्या है, ठीक है, वो बंदे का माइंडसेट कितना हाई है, नहीं, वो उसको फाइनेंशियली जज करती है। अगर बंदा अच्छा खासा कमा रहा है तो वो हाई वैल्यू मैन है इनके अकॉर्डिंग। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर वो बंदा अच्छा खासा कमा रहा है तो वो बंदा एक हाई वैल्यू मैन है। चलो ठीक है, मान लेते हैं, पर ऐसा भी तो सर्कमस्टेंसेस हो सकता है ना कि वो बंदा अच्छा खासा कमाता है, शादी के बाद अगर तुम्हें वो मारने पीटने लगा, तो वही जो बंदा तुम्हें शादी के पहले अच्छा लगता था, शादी के बाद वो खराब हो जाएगा। पर बहन, चॉइस तो तुमने ही किया था ना, तुम्ही ने तो पैसे के अलावा और कुछ देखा नहीं उसमें, तुमने उसके और किसी क्वालिटी को परखने के लिए फोकस ही नहीं किया उस पर, तुम उसके सारे क्वालिटीज को इग्नोर कर दी गई क्योंकि बंदा अमीर है, बंदे के पास पैसा है, ठीक। एंड तुमने जितने भी एवरेज अच्छे लड़के थे जो एवरेज सैलरी कमाते थे, उन सभी को तुमने इग्नोर किया और रिजेक्ट कर दिया उस एक हरामी अमीर बंदे के चक्कर में। अभी तुमको कर्मा मिल रहा है शादी के बाद, ठीक है। और तुम ये चीज देखना, ये बहुत ही कॉमन सा पैटर्न है। जो लड़कियां ये सब माइंडसेट से क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस होती है ना, टॉक्सिक फेमिनिज्म वाले माइंडसेट से जो लड़कियां इन्फ्लुएंस रहती हैं, वो हमेशा देखना ऐसा बोलेंगी कि मुझे एक रिच बंदा चाहिए, अमीर बंदा चाहिए। और इस चक्कर में क्या करती हैं, जितने भी एवरेज अच्छे लड़के होते हैं जो उन्हें वाकई में एक अच्छा मैरिड लाइफ दे सकते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ निभा सकते हैं, उन लड़कों को ये लड़कियां अवॉइड करती हैं और कहती हैं कि उस बंदे के साथ रहना मेरे सेल्फ वर्थ के अगेंस्ट है, उस बंदे के साथ रहना मेरे क्या बोलता हूँ मैं, मतलब मेरे
क्या बोलते हैं उसको, इमेज। हाँ, उस बंदे के साथ रहना मेरे इमेज को हर्ट कर देगा, मेरे इमेज को खराब कर देगा। रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट क्या निकलता है इसका? आदमी जो नॉर्मल कमा रहा है, जो एक एवरेज लाइफ जी रहा है, उसको लड़कियां इग्नोर कर रही हैं। और एक मेजर रीजन है कि आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इन सब चीजों से, एंड रिलेशनशिप फेल हो रही है। ठीक है, अगर लड़कियों का हाई एक्सपेक्टेशन है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट है, तो भाई आदमी तो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा ही। एंड बाई चांस मान लो कोई इंसान रिलेशनशिप में आ भी गया, एंड उसके बाद उसकी बंदी उसको बार बार अपने हाई एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए फोर्स कर रही है कि नहीं, तुम मेरे लिए गुची का पर्स लेके आओ, तुम मेरे लिए लुई विटॉन से पर्स लेके आओ, तुम मुझे एक्सपेंसिव वैकेशंस पे लेके जाओ, तो भी तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहेगा ही। अब मान लो फ्रस्ट्रेशन में वो इंसान ने, मान लो फ्रस्ट्रेशन में उस इंसान ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, तो भाई इस पे लग जाने हैं लीगल चार्जेस। ठीक है, कोर्ट के थ्रू केसेस होंगे, उस पे डिवोर्स फाइल होगा। एंड अब एट द एंड फ्रस्ट्रेटेड भी वो इंसान था, परेशान भी उस इंसान को किया गया। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड भी वो मर्द ही था, परेशान भी उस मर्द को किया गया, एंड एट द एंड एलिमनी एंड मेंटेनेंस भी वो मर्द ही दे रहा है। अब तुम समझो कि फेमिनिज्म और डिवोर्स रेट्स का क्या कनेक्शन है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि फेमिनिज्म की वजह से ही डिवोर्स होती है। वेस्टर्न कंट्रीज और अब इंडिया में भी डिवोर्स रेट स्काई रॉकेट हो रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फेमिनिज्म ने यह सिखा दिया है कि अगर तुम खुश नहीं हो तो उस इंसान को छोड़ दो। तुम अक्सर फेमिनिस्ट के मुंह से ये चीज सुनोगे, ये चीज तुम्हें सुनने को मिलेगा कि अगर तुम अपने रिश्ते में खुश नहीं हो ना, तो अपने पति को छोड़ दो, दूसरा रिश्ता बनाओ, किसी और से शादी करो, छोड़ दो उसे। लेकिन पहले के रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता था। पहले के लोग कॉम्प्रोमाइज करते थे, पहले के लोग समझते थे कि हाँ, नो वन इज परफेक्ट, एंड एक दूसरे के इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते थे, पेशेंस रखते थे, एंड उनका जो रिश्ता होता था ना, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता था। पर आज सिर्फ क्या होता है ना कि मेरी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लड़कियां अक्सर बोलती हैं कि मेरी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं खुश नहीं हूं तो मेरा जो मन होगा मैं वो करूंगी। और ये मेंटेलिटी फैल रहा है, वायरस की तरफ फैल रहा है। जैसे कोविड फैला था 2021 में, अब ये मेंटेलिटी वायरस की तरफ फैल रहा है। एंड यही मेंटेलिटी की वजह से डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं और फैमिलीज ब्रेक हो रहा है। इज इट ट्रू? साफ साफ नार्सिसिज्म दिख रहा है भाई। कुछ फेमिनिस्ट नार्सिसिस्ट भी होती हैं, सभी नहीं, बट नार्सिसिज्म का कंसेप्ट अलग है, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। नार्सिसिज्म का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, बट डिस्कस करेंगे उसको भी किसी और वीडियो में। ठीक है, अब तुम समझो कि फेमिनिज्म जो है वो मैस्कुलिनिटी पे कैसे अटैक कर रहा है। आज के टाइम पे अगर कोई आदमी मैस्कुलिन है, अपनी ऑथोरिटी दिखाता है, लीडर बनना चाहता है, तो उसको टॉक्सिक मैस्कुलिन का टैग मिल जाता है। ठीक है, एक इंसान अगर ना लीडर बनना चाहता है, अपनी ऑथोरिटी दिखा रहा है, वो अगर चाहता है कि फैमिली को वो लीड करे, फैमिली को वो चलाए अच्छे से, तो उसको बोला जाता है कि वो एक टॉक्सिक मर्द है। लेकिन जो रिलेशनशिप्स है तभी वर्क करती है जब एक आदमी अपनी मैस्कुलिन और एक औरत अपनी फेमिनिटी को इम्ब्रेस करे। एक रिलेशनशिप तभी चलता है ना जब आदमी अपनी मैस्कुलिनिटी को लेकर चले, या फिर अपनी मैस्कुलिनिटी शो करे, एंड एक औरत अपनी फेमिनिटी शो करे। पर फेमिनिज्म में वुमेन को हाइपर मैस्कुलिन और मेन को वीक बना दिया है। ठीक है, जो फेमिनिज्म है ना, वो औरतों को हाइपर मैस्कुलिन बना दिया है एंड मेन को वीक बना दिया है। मेन ये फेमिनिन बनते जा रहे हैं। तुम देखना अभी के टाइम पे बहुत सी ऐसी औरतें जो बोलती है माई लाइफ माई रूल्स। इसका मतलब पता है क्या? मेरी जिंदगी मैं जैसे चाहूं वैसे चलूंगी। इसको बोलते हैं हाइपर मैस्कुलिन नेचर। एंड ये जो मर्द है बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। मैं स्वीटी भाई से पूछना चाहूंगा कि आपका इस पे क्या राय है। आप ये चीज बहुत ही कॉमन सा एक पैटर्न देखे होंगे कि औरतें बोलती हैं कि माई लाइफ माई रूल्स। इस पे आपका क्या ख्याल है?
नहीं, ये जो है ना माई लाइफ माई रूल्स, ये एकदम भी बकवास और एक घटिया है बात है इनकी, ठीक है? क्योंकि कौन सी लाइफ और कौन से रूल्स रेगुलेशन, मतलब जो लाइफ रूल्स की बात करें ना, वो लाइफ जीने के लिए भी जो पैसा होगा ना, वो अपने बाप से ही मांगा होगा। माई लाइफ माई रूल्स, ठीक है? वो माई लाइफ जीने के लिए भी जो लाइफस्टाइल फैशन या किसी महंगे दुकान में गई होगी ना खरीदने के लिए, वो कपड़े सीने वाला भी लड़का होगा, और उस कपड़े खरीदने के जो पैसे है ना, पैसे की प्रिंटिंग मशीन बनाने वाला भी लड़का है। तो कौन सी माई लाइफ माई रूल्स? तुम्हारी लाइफ तो मर्दों के बिना 1% भी है क्या? 99% पूरी लड़कों की वजह से है। और काहे की माई लाइफ माई रूल्स? कुछ नहीं, सब बकवास है माई लाइफ माई रूल्स। और ये जो माइंडसेट है ना, इसके वजह से पता है क्या रिजल्ट निकलता है? मोस्ट ऑफ द टाइम आदमी कंफ्यूज्ड है कि उसको किस तरह का बिहेव करना चाहिए। ठीक है, मर्द मर्द कंफ्यूज है भाई कि मैं कैसे बिहेव करूं। आखिर एक औरत को चाहिए क्या? आपने वो मीम देखा होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूछते हैं भाई एक औरत को आखिर चाहिए क्या? ठीक है, और इस वजह से पता है लड़कियां भी अपने आप में कंफ्यूज है कि उनको क्या चाहिए। लड़कियों को खुद को क्लियर नहीं है कि उनको क्या चाहिए। एक पल में वो कुछ और मांगती है, दूसरे पल में कुछ और मांगती है। वो अपने आप में कंफ्यूज है। उनको उनको बचपन से फेमिनिज्म की तरफ, फेमिनिज्म बोल रहा हूँ, उनको बचपन से फेमिनिन बनाने की कोशिश की गई थी, जो कि उनके पेरेंट्स ने भरपूर कोशिश किया था कि उन्हें फेमिनिन बनाया जाए। बट वो लड़कियां जैसे जैसे बड़ी हुई, तो अब उन्होंने टॉक्सिक फेमिनिस्ट कंटेंट देखना स्टार्ट किया। एंड अब क्या है कि अब वो खुद के आइडियोलॉजीज में कंफ्यूज्ड है। और ये चीज मैं हर लड़की के साथ नहीं कह रहा हूँ, कई लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उनकी माँ खुद फेमिनिस्ट थी, टॉक्सिक वाली, एंड अब वो अपनी बेटी को भी फेमिनिस्ट वाली चीजें पास ऑन कर रही है। तो वो तो और घटिया चीज है। ये फेमिनिज्म ने, ये जो फेमिनिज्म है ना, ये इंडियन रिलेशनशिप को अनफ्रेंडली बना दिया। ये जो फेमिनिज्म वाली जो चीजें हैं, इंडियन रिलेशनशिप को औरतों के लिए और मर्दों के लिए, दोनों के लिए अनफ्रेंडली बना दिया है। आज के टाइम पे ज्यादातर लड़कियां करियर फर्स्ट मेंटालिटी पे फोकस कर रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है, लेकिन इस प्रोसेस में वो रिलेशनशिप को नेग्लेक्ट कर रही है। आपने वो मूवी देखा होगा, शादी में जरूर आना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। सबने देखा होगा ऑब्वियसली। उसमें लड़की शादी तोड़ के निकल जाती है, मतलब कोई ऑफिसर के रैंक का वो एग्जाम क्रैक करती है, मेरे को याद नहीं कौन सा एग्जाम रहता है, बट वो अपने शादी तोड़ के निकल जाती है कि नहीं भाई मेरे को ऑफिसर बनना है। करियर फर्स्ट मेंटालिटी, ठीक है, और अपने रिलेशनशिप को निगलेक्ट कर देती है। तो वो है टिपिकल फेमिनिस्ट, होता है टॉक्सिक फेमिनिस्ट। एंड उस मूवी से मेरा एक ही मतलब खुड़नस है उस मूवी पे मेरा, कि वो जो आदमी वो बहुत बड़ा चूतिया था कि उसने दोबारा उस लड़की को एक्सेप्ट किया। नहीं भाई, तुमने रिवेंज लिया, तुमने खुद को डेवलप किया, रिवेंज नहीं बोलूंगा, तुमने खुद को डेवलप किया। तुम दोबारा से उस इंसान के सामने गए, उस लड़की के सामने गए, ताकि उस लड़की को ऐसा फील हो कि हाँ भाई तुम भी वैल्यूएबल हो। बट जिस मोमेंट पे तुमने दोबारा उस टॉक्सिक लड़की को एक्सेप्ट किया ना, तुम उसको दोबारा परमिशन दे दी कि वो सेम चीज तुम्हारे साथ फ्यूचर में भी कर सकती है। भले वो मूवी है, उसमें बाद में वो लोग खुशी खुशी रहने लगे, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जो लंका तुम्हारी 4 साल पहले लगी थी, वो 4 साल बाद भी लगेगी। ठीक है, तो जो करियर फर्स्ट मेंटालिटी वाली लड़कियां होती है, उन्हें अवॉइड किया करो। एंड ये जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन का जो कंसेप्ट है ना, वो रिलेशनशिप के अगेंस्ट काम कर रहा है। क्योंकि एक भी इंसान दो इंडिपेंडेंट लोग नहीं चाहता। ठीक है, ये जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन वाली मेंटेलिटी है, तो लड़कियां बोलती है ना कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कभी इनका ये मेंटेलिटी तुम नहीं देखोगे। एक रिलेशनशिप में दो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। अगर ये लड़की खुद को इंडिपेंडेंट समझती है, तो ये सामने वाले लड़के को कंट्रोल करना चाहती है। ठीक है, और तुम एक और चीज तुम समझना कि ये जो रिलेशनशिप होता है, ये रिलेशनशिप कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। अगर अगर रिलेशनशिप में दो लोग इंडिपेंडेंट हो जाए ना, यानी कि उन दोनों को एक दूसरे से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो दोनों एक दूसरे से आजाद है। रिलेशनशिप में हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी और टुगेदरनेस होता है।
एंड ये जरूरी है। एंड इक्वल डिपेंडेंसी होना चाहिए, ये नहीं कि बस लड़का ही डिपेंडेंट है, नहीं, लड़की भी डिपेंडेंट है तो ही वो डिपेंडेंसी काम करता है। ऐसा नहीं होता कि एक इंसान पूरा तरह से इंडिपेंडेंट है एंड दूसरा इंसान डिपेंडेंट हुए उसके पीछे दौड़ है कुत्ते की तरह, नहीं। ठीक है, टुगेदरनेस एंड डिपेंडेंसी बोथ साइड से जरूरी है। लड़की इंडिपेंडेंट है, लड़का उसके पीछे कुत्ते की तरह दौड़ा है, तो ऐसा नहीं चलता है। मॉडर्न फेमिनिज्म लड़कियों को यही चीज सिखा रहा है कि तुम्हें किसी आदमी की जरूरत नहीं है। मॉडर्न फेमिनिज्म लड़कियों को यही चीज सिखा रहा है कि तुम्हें किसी आदमी की जरूरत नहीं है, जबकि रियलिटी ये है कि हर इंसान इमोशनली एक कंपेनियन चाहता है। तुम्हें भी, तुम जितना भी बोलोगे तुम मिगटॉ बन जाओगे, तुम शादी नहीं करोगे, बट अंदर ही अंदर तुम्हें पता है दैट यू नीड अ फीमेल काउंटर पार्ट। एंड जिस दिन तुम्हें एक अच्छी लड़की मिलेगी तुम फिर से बोलोगे कि नहीं मुझे शादी करनी है। तो हर इंसान को एक इमोशनल कंपेनियन चाहिए, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। लड़कियों को भी चाहिए रहता है, वो ये जो लड़कियां बोलती हैं कि आई डोंट नीड अ मैन, ये लड़कियां बाद में फिर वही सिंगल रह जाती हैं। एंड उस टाइम पे जब ये अपने लेट 30s में पहुंचती है, 35, 36, 37, जब इनके पास शादी करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता है ना, जब इनको मर्द नहीं मिलते शादी करने के लिए, तब ये लड़कियां बोलती हैं कि काश हमने उस वक्त शादी कर ली होती। तब आता है इनका गिल्ट फेज, पछतावा, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुका रहता है। तो जो भी अगर फेमिनिस्ट है, इस चीज को देख रही है, इस वीडियो को देख रही है, उसे मैं बोलूंगा कि बहन, अगर तुम्हारी एज 20 से 30 साल के बीच में है, प्लीज शादी कर लो, वरना आने वाला जो तुम्हारा समय है वो बहुत ही बुरा जाने वाला है। और इतना ही नहीं है, फेमिनिज्म जो है ना, वो जो डेटिंग मार्केट है इंडिया का, इंडिया का नहीं मतलब मैं पूरे वर्ल्ड का ही बोलता हूँ, जो फेमिनिज्म है ना, डेटिंग मार्केट को खराब कर दिया है। पहले डेटिंग मार्केट सिंपल होती थी, आज सोशल मीडिया और फेमिनिज्म के कॉम्बिनेशन ने इसको बर्बाद कर दिया है। इस पे मैं ये मेन यूनिटी भाई वरुण भाई का मैं इस पे ये लेना चाहूंगा ओपिनियन, कि जो पहले जो डेटिंग मार्केट होती थी, अभी की जो डेटिंग मार्केट है वो बहुत ही डिफरेंट है दोनों। एंड जो सोशल मीडिया और फेमिनिज्म का कॉम्बिनेशन है, ये अभी के डेटिंग मार्केट को बर्बाद कर चुका है। इस पे मेन यूनिटी भाई का क्या ओपिनियन है? हेलो भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। एक मिनट यार। हाँ हाँ हाँ, वॉइस बोलिए क्लियर आ रही बोलिए। है? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। क्लियर हो गया। पहले जो डेटिंग शुरुआत हुई थी ना, वो भी कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री को देखकर ही हुई थी। ठीक है, मतलब वो टाइम पे जो लड़कियां थी ना, उनका ये ड्रीम था कि मैं जाऊं और किसी से लव करूं और शादी करूं। मतलब पहले लव होगा और फिर शादी होगी, ये माइंडसेट डेवलप धीरे धीरे हुआ। पहले वो माइंडसेट नहीं था, पहले वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पहले लव मतलब ठीक है, नॉर्मल है, डेडिकेशन है, बात खत्म है, ऐसा। लेकिन ये पहले कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि फिर बाद में कॉन्सेप्ट है कि मैं भाग के शादी करूंगी, क्योंकि भाग के शादी करने में बहुत मजा है। मतलब लाइफ में कुछ नहीं किया तो मतलब वो बोलते हैं ना, लाइफ जिंदगी जीनी तो कुछ अलग करके दिखाओ, कुछ तूफानी करो। तो तूफानी लोग एम्बिशियस तो होते नहीं थे कि कुछ बड़ा बनूंगा या कुछ बड़ा काम करूंगा, वैसा नहीं सिखाया जाता था। सिखाया जाता था भाग के शादी करूंगा, मेरे फैमिली, मेरे माँ बाप, ताता चाचा काका ताऊ सब मेरे पीछे पड़े भाग रहे, और मैं भाग रही हूँ किसी और के साथ शादी कर रही हूँ। ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि भाग के शादी करूंगी, ये लड़कियों के अंदर डिजायर्स आ गए। वो टाइम पे लड़कियां किसी के साथ भी शादी कर देती। अमीर घराने की लड़की भी किसी झोपड़े वाले के साथ जाके भाग के शादी कर दी थी, क्योंकि इसके लिए भी उसको फिल्म इंडस्ट्री ने पागल किया था। ठीक है, कि तुम ऐसा करने के लिए उसको इंस्पायर किया था। ठीक है, उसके बाद में ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, उसने आई थिंक ये ऐसे ही चीजें कंटिन्यू रखी थी। उसने ये सब चीजें नहीं लाई कि लड़की है, क्योंकि कोई ऐसी मूवी बता दीजिए बॉलीवुड में जैसा लड़की ऐसा बोल रही है कि मैं अमीर से ही शादी करूंगी, या अगर अगर बोल भी रही है तो भी उस लड़की को एक नेगेटिव रोल में ही बताया होगा। तो ये सारी चीजें आई सोशल मीडिया से कि भाग के शादी करनी है, लव मैरिज करनी है, वो अभी माइंड में बैठ गया। लेकिन अभी भाग के शादी गरीब के साथ नहीं, अमीर के शादी करनी है, भले ही खुद झोपड़े में रहती हो। तो ये आया सोशल मीडिया से, जो आप बोल रहे, जो फेमिनिज्म की जो वेव्स आई, उसके थ्रू आया। ठीक है, तो ये होगी डेटिंग। पहले डेटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि मतलब
एक्चुअली सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में डेटिंग के लिए इशू था। यहाँ तक कि काफी सारे लोग तो सेम कास्ट के अंदर भी लव होने पर लड़की को मना कर देते हैं, तूने लव किया कैसे, भले सेम कास्ट के अंदर किया है तो भी लोगों को इशू होता था कि शादी करने से, क्योंकि लव क्यों किया शादी से पहले, ये अलाउड ही नहीं था। ठीक है, उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि मतलब मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, बाकी कंट्रीज में उसका रीजन क्या था पता नहीं। इंडिया में ऐसा माइंडसेट है कि जो भी तुम्हारी वाइफ होती है वो तुम्हारे पास्ट बर्थ, जो तुम्हारे पास्ट बर्थ में भी जो वाइफ होती है, या तुम उसके वाइफ होते हो और वो तुम्हारी हस्बैंड भी हो सकती है। पास्ट बर्थ में जेंडर रोल्स भी रिवर्स भी हो जाते हैं। तो ऐसा होता है, तो तुम्हारी जो वाइफ है वो तुम्हें किसी ना किसी एंगल से मिलेगी, तुम लव करो या अरेंज करो, तुम्हारे पास वही आने वाली है। तो वो जो जन्मों जन्मों का साथ वाला कंसेप्ट है ना, वही वाला ना, कि इस जन्म में अगर साथ जन्मों है तो का अगले साथ जन्म में मतलब ऐसा वो रहता है कि वो जब मतलब जन्मों का साथ भी एक कॉन्सेप्ट है, पर जन्मों जन्मों का साथ जो सेवन बर्ड्स का है वो एकदम ही मतलब बोलते हैं ना, लेकिन मतलब सब लोग नहीं कर पाते, पर ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई इंसान जन्म लेता है तभी उसकी वो प्लान मतलब कॉन्ट्रैक्ट, सोल के कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही होते हैं। मतलब वो बर्थ लेगा और इसके साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि ये रोल्स वो करेंगे। क्योंकि मैंने रिसेंटली एक बहुत बड़े एक्सपर्ट से बात की थी जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाला था, और वो खुद किसी बर्थ में एक किंग रह चुका था और उसकी फर्स्ट रानी ने सुसाइड किया था, और सेकंड रानी से शादी हुआ था और वही उसकी ये बर्थ में भी वाइफ है। और जिस रानी ने सुसाइड किया था वो उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी जिसको कैंसर से डेथ हो गई, तो वही जर्नी उसकी वापस ये बर्थ में भी है। तो होता है, तो तुम्हारे लाइफ में जो भी पार्टनर है वो वैसे भी तुम करो या ना करो आने वाली है। तो अभी ये जो जेनजी जनरेशन की जो लड़की आप बोलेंगे अगर पास्ट बर्थ है, तो इनके क्या पास्ट बर्थ में भी मल्टीपल अफेयर थे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अभी देखो, अभी थोड़े सालों पहले 10-20 करोड़ पॉपुलेशन था वर्ल्ड का, अभी इतने सारे जंगल काटे गए तो इतने सारे जो कीड़े मकोड़े मारे गए ना, यही है मतलब। आई थिंक कीड़े मकोड़ों का भी मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, उनका भी नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि ये इंसान होके जो 10 जगह पे मरवा रही है ना, मतलब ये मतलब आप किसी भी अच्छे किसी गुरु से बात कर लीजिए, उस उसके ऊपर धिक्कार ही करेंगे, मतलब बोलेंगे ये एकदम गंदी घटिया जनरेशन। पर ये जो वोकिज्म के नाम पे उनको सोसाइटी में इक्वल रिस्पेक्ट मिल रहा है ना, और वो रिस्पेक्ट मांगने के लिए जो नॉनसेंस एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस एग्जाम्पल को एक्सेप्ट करके आदमी का माइंड डम हो रहा है और उसकी सोचने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। क्योंकि फालतू चीज को सही बोलने के लिए जो मैनिपुलेशन किया जा रहा है, कि एक तरीके से फिर वो टॉन्ट मारे जा रहे हैं, मतलब सामने वाले को नीचा दिखाया जा रहा है कि तुम बेशर्म हो, तुम्हारी सोच छोटी है, तुम्हारा ये है। तो ये दिखा दिखा के जो सामने वाले का माइंड से डम होते जा रहा है ना, वो सोसाइटी को आगे जाके बहुत भारी पड़ेगा अगर ये कंटिन्यू रहा, तो आने वाली जनरेशन पैदा ही डम होगी। वैसा है। एक बहुत ही मस्त कमेंट है भाई, 25 और 30 एज के बाद कोई नहीं पूछता इन्हें, क्योंकि ये हेल्थ पे ध्यान नहीं देता। एटलीस्ट वेस्टर्न वुमेन हेल्थ पे ध्यान देती हैं। बेसिकली भाई कहना चाह रहे हैं कि 25 से 30 के बाद ना इंडियन वुमेन को कोई नहीं पूछता है, लेकिन वेस्टर्न वुमेन एटलीस्ट हेल्थ पे ध्यान देती हैं, तो ये लोग पूछते हैं। देखो, और यही चीज मैं बताने वाला था थोड़ी देर में, लेकिन अभी बता देता हूँ। वेस्टर्न तो बहुत सी लड़कियां ना ये एग्जाम्पल देती हैं कि वेस्टर्न की एक फलाना सेलिब्रिटी है जो 30-40 की एज में भी आके शादी कर ली, या फिर वेस्टर्न की फलाना कोई कंटेंट क्रिएटर है जो 40 की एज में जाके शादी करी। भाई तुम एक चीज देखो, तुम उसकी बॉडी देखो 40 के एज में और अपनी बॉडी देखो। इंडिया में मैक्सिमम लड़कियां जो है ना, सॉरी, इंडिया में जो मैक्सिमम लड़कियां हैं वो 20 के एज में ही आंटी लगने लगती हैं। मैक्सिमम लड़कियां इंडिया में 20 के एज में आंटी लगने एग्जैक्टली। लगती हैं। 30 तक जाते जाते तो छोड़ ही दो, अपने अर्ली 20s में वो आंटी लग रही हैं। ना ही उन्हें जिम जाना है, ना अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, बस क्या करना है, लड़कों का खून चूसना है एंड हर तरफ से लूट के खाना है फोकट का। एक लड़की के 4-4 बॉयफ्रेंड्स है, एक रिचार्ज करवा रहा है, एक उसको रेस्टोरेंट घुमा रहा है, एक मूवी दिखा रहा है, लास्ट वाला ओयो ओयो ले जा रहा है। बताओ। और घर पे ठूस के ऐसी खाना है, ना लड़कियों को तो वर्कआउट करना, ना हेल्थ पे ध्यान देना है। हाँ नहीं, भाई, वो बोलिए बोलिए वर्कआउट तो बोलिए। आजकल करने लग गई है यार, क्योंकि वो वर्कआउट करके अगर बॉडी शेप में होगा तो ही वो चार लोग, तो एक बॉयफ्रेंड रिचार्ज करेगा, दूसरा बॉयफ्रेंड उसको रास्ते पे मोमोज खिलाएगा, क्योंकि वो
बॉडी अगर फिट नहीं है तो उसको भी कोई पूछने वाला नहीं है, तो बॉडी पे तो फोकस, क्योंकि उनके लाइफ का भी एक ही मोटो है, बॉडी और लुक्स और मेकअप, बस दूसरा मोटो ही नहीं है, वही सोर्स ऑफ इनकम ही वही हो गया है। और काफी सारी तो जेलसी के नाम पे 30-32 तक जो सिंगल रह गई है, उनकी तो बात ही अलग है। पर मुझे लगता है कि काफी लड़कियां जो 35, 36, 38, 39 तक सिंगल है, पर कोई ना कोई गधा जो है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि लड़कियों को फर्क नहीं पड़ता, और लड़का अगर डाइवोर्स ही लड़का भी होगा, उसके पास पैसा होगा, तो ये लोग साली कर लेती है शादी। उनको तो खाली बकरा चाहिए होता है, और लड़कों को भी जो जिनको अक्ल नहीं होती वो पड़ जाते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त का एरिया है, वहां पर एक जिम है, वो जिम की ओनर एक लेडी है, एक वुमेन है। तो वुमेन को जिम मिला है डाइवोर्स के एलिमनी में, ठीक है। और उसके बाद भी अभी उस लड़की का दूसरा शादी भी हो गया, उस लड़की से उस आदमी ने दूसरा शादी भी हो गया, और वो आदमी भी बहुत रिच और पैसे वाला है, और वो उसको हर एक अलग अलग कंट्रीज में अभी वो सिर्फ घूमती रहती है। तो आप बताओ कि उस गधे को क्या जरूरत थी, अगर इतना पैसा था तो वो एक डाइवोर्स जो ऑलरेडी एलिमोनी में जिम ले चुकी है, उसको एक छोटी बच्ची भी है, उसके साथ शादी करने की उस गधे को क्या जरूरत थी। और वो गधा क्या किसी गांव या किसी खेड़े में जाके कोई सत्संगी लड़की से शादी नहीं कर सकता था, उसकी हवस उसके कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे गधों के साथ तो अभी मतलब इंडिया में इनकी गधों बात की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बात हवस की नहीं है, बात हवस की नहीं है। यहाँ पे बात है ना कि जो इंडियन मर्द है ना, वो अपने लिए ऑप्शन क्रिएट ही नहीं करते, स्कार्सिटी माइंडसेट में रह जाते हैं। स्कार्सिटी माइंडसेट की इन्हें लगने लगता है कि भाई अब मेरी उम्र हो रही है, अब मुझे लड़की नहीं मिलेगी, जो मिल रही है मैं उससे शादी कर लूंगा। एंड इसी वजह से ना ये एक पर्टिकुलर लड़की के तरफ इतना ज्यादा इमोशन झोंक देते हैं स्कार्सिटी माइंडसेट की वजह से, कि मुझे अब दोबारा कोई और लड़की नहीं मिलेगी, ये मिल रही है, इसी को मैं रख लेता हूँ। तो ये जो स्कार्सिटी माइंडसेट है, इस वजह से ये अपना जो इमोशन है वो एक जगह इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं कि लास्ट में जब इनकी लंका लगती है, फिर इनके लौड़े लगते हैं, तो ये लास्ट में भागते हैं सुसाइड करने या फिर सेल्फ डिसीजन की तरफ भागते हैं। भाई तुम एक चीज समझो, तुमने देखा, मैं यही एग्जांपल पे मैं बोल रहा हूँ, जो भाई ने अभी एग्जांपल लिया, तुमने देखा कि वो लड़की डिवोर्सी है, उसे एलिमनी में जिम मिल गया है, उसकी एक बेटी भी है। भाई ये पूरा का पूरा एक रेड फ्लैग है। क्यों भाई? क्योंकि अगर लड़की इतनी अच्छी होती ना, तो उसका डिवोर्स सबसे पहला बात हुआ नहीं रहता। अच्छा मानते कि चलो मे बी उसका जो हस्बैंड वो टॉक्सिक हो, ठीक है, मानता हूँ मैं टॉक्सिक हो, बट फिर भी तुमने क्या देखा? तुमने देखा तुम अनमैरिड हो, ठीक है, उसकी एक बेटी है, उसको जिम मिला है एलिमनी में, वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, तुम एक सेकेंड हैंड चीज को लेके अपने साथ चल रहे हो, एंड उसकी बेटी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे सर पे है। तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे एंड सोसाइटी तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी, ये तुम बताओ। ठीक है, मैं इस पे ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं बोलते बोलते ना इस टॉपिक पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज कर जाऊंगा जो कि कंट्रोल में नहीं रहेगी, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। बात करते हैं इस कमेंट पे। तो भाई वेस्टर्न वुमेन अपने हेल्थ पे ध्यान देती है, लेकिन इंडियन वुमेन अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देती है। सबसे सबसे मतलब होता है ना, सबसे सही बात है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि तुम खुद देखो, तो अपने आसपास निकला, 23 साल की लड़की 32 की लग रही है, एंड इंडियन वुमेन साला अभी खुद के बॉडी पे जो लड़की एफर्ट नहीं डाल पा रही है, वो साला तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें एंड तुम्हारे फैमिली के लिए वो तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली के लिए एफर्ट डालेगी, जो खुद के लाइफ को इम्प्रूव करने पे एफर्ट नहीं डाल पा रही है, जिसको रिचार्ज करने के लिए एक अलग बॉयफ्रेंड चाहिए, घूमने जाने के लिए अलग बॉयफ्रेंड चाहिए, 4 लोगों पे जो लड़की ऑलरेडी डिपेंडेंट है, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हारे फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलेगी? क्या मतलब भाई? ठीक है, अच्छा बात करते हैं अभी अपन ये बात कर रहे थे फेमिनिज्म कैसे डेटिंग को डिस्ट्रॉय करता है। सबसे अच्छा पॉइंट मेंस्ट्रुइटी भाई ने रखा था थोड़ी देर पहले, अभी मैं इस पे अपना कुछ ऐड ऑन करता हूँ। ठीक है, फेमिनिज्म ने लड़कियों को कन्विंस कर दिया कि उनके पास अनलिमिटेड ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ये जो फेमिनिज्म वाला कंसेप्ट है, लड़कियों को लड़कियों को बता रहा है कि तू एक लड़की है एंड तेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर वो लड़का तुझे भाव नहीं दे रहा है, या फिर वो लड़का तुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, या फिर वो लड़का अगर मान लो अच्छा नहीं है, तो तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारे पास उससे भी और भी ज्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं। ये फेमिनिज्म लड़कियों को सिखा रहा है, जिसकी वजह से हाइपरगमी और भी ज्यादा बढ़ रहा है, ये हाइपरगमी को बढ़ावा मिल रहा है।
लड़कियों का जो हाइपरगेमस माइंडसेट है ना कि मुझे और बेहतर लड़का चाहिए, मुझे और बेहतर लड़का मिलेगा, वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि फेमिनिज्म उन्हें सिखा रहा है कि हाँ बहन तेरे पास ऑप्शन है, ये चीज फेमिनिज्म सिखा रहा है। पर एक चीज याद रखना, ये जो बहन है ना जो ये बोल रही है कि मेरे पास ऑप्शन है, बहन मैं तुझसे कहना चाहूंगा तेरे पास भले ही कितने ज्यादा ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन जितने भी लड़के हैं ना तेरे आसपास, वो सिर्फ एक ही चीज के लिए तेरे पीछे पड़े हैं। तू समझ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जिस दिन तूने उन्हें ये चीज दे दिया, 90% लड़के तेरे आसपास से गायब हो जाएंगे, एंड उसके बाद ना तेरे पास लाइफ स्पेंड करने के लिए कोई मिलेगा भी नहीं। जो बचे हुए 10% रहेंगे वो भी ऐसे रहेंगे कि तुझे बहुत ही ज्यादा खुद के स्टैंडर्ड्स को लो करके उनके पास जाना पड़ेगा, तो फिर तेरी हाइपरगेमी सेटिस्फाई नहीं होगी, तब तू बस बेयर मिनिमम में सेटल होने के लिए जाएगी। तो ऐसा सोचना बंद कर दे कि तेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। जिस दिन ये चीज तू अपने ऑप्शन, जितने लौंडे तेरे ऑप्शन में ना, जिस दिन उन्हें तेरे से ये चीज मिल गया, उस दिन वो ऑप्शन, वो लड़के तेरे ऑप्शन में क्या तेरे आसपास भी नहीं दिखेंगे 90%। एंड जो बचे कुछ 10% रहेंगे वो ऐसे ही चूतिया लड़के रहेंगे जिन्हें तुमने इग्नोर किया इतने सालों से। ठीक है? और पता है इस चीज का रिजल्ट क्या होता है? इस चीज के रिजल्ट की वजह से आदमी स्ट्रगल कर रहा है। आज जो टॉप 10 to 20% हाई स्टेटस में ना सिर्फ वही ये डेटिंग मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। तुम खुद देखो डेटिंग मार्केट में ना लड़के उतरना नहीं चाह रहे। जो एवरेज बंदे वो पहले ही खुद को रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई मुझसे कोई लड़की नहीं पटेगी क्योंकि मैं एवरेज हूँ। एंड जितने 10 से 20% हाई स्टेटस वाले लॉन्डे हैं वही बस डेटिंग मार्केट में उतरते हैं। एंड ये डेटिंग मार्केट में भी उतर के क्या करते हैं? खेलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। पहले हाई वैल्यू मैन का सबसे पहला क्वालिटी होता है कि वो एक्सप्लोर करता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि ये लड़की उसके लिए है या नहीं। वो पहले परखता है। और ये फेमिनिज्म की वजह से जो रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। फेमिनिज्म ने औरतों को सिखाया क्या है तुम ये बताओ? हमेशा बेटर ऑप्शन ढूंढना। एक कमेंट आया, ठीक है उसको देते हैं बाद में, पहले ये देखते हैं। फेमिनिज्म ने औरतों को सिखाया कि हमेशा बेटर ऑप्शन ढूंढना। अब तुम बताओ इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? समझ लो इस चीज का सॉल्यूशन भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। मैं तुम्हें 4 सॉल्यूशन दूंगा, फिर मेंस यूनिटी भाई से भी कुछ सॉल्यूशन पूछेंगे। एंड वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है इसलिए छोड़ के मत जाना, अभी बहुत सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं। सबसे पहले जो सॉल्यूशन है वो है कि अपने मैस्कुलिनिटी को एम्ब्रेस करो और किसी भी फेमिनिस्ट नैरेटिव को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। जो तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी है ना उसे संभाल के रखो। एंड जो भी फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी या फिर कोई भी लड़की जो फेमिनिस्ट है वो तुम्हें कुछ सिखा रही है या फिर तुम्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है तो उसे किसी भी तरह से फॉलो मत करो या फिर किसी भी तरह से उसे एंटरटेन मत करो। सेकेंड, विमेन को कभी भी पेडिस्टल पे मत रखो एंड अपने स्टैंडर्ड सेट करो। ठीक है? तो विमेन को कभी पेडिस्टलाइज मत करो। पेडिस्टलाइज करने का मतलब होता है कि हमेशा खुद से ऊपर रखना। नहीं भाई, यू आर द प्राइज, यू आर द मैन। तुम ऊपर रहो। कभी ये मत सोचो नहीं भाई ये लड़की औकात के बाहर है या फिर ये मेरे से बहुत ऊपर है। नहीं, खुद को एवरेज बोलना बंद करो। यू आर नॉट एवरेज, बी अ हाई वैल्यू मैन। एंड अगर तुम्हें नहीं पता है कि हाई वैल्यू मैन कैसे बनना है, सब्सक्राइब कर लेना मुझे। एंड मेन यूनिटी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मेन यूनिटी भाई भी बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं। ठीक है? एंड मेरे इस मेन सेशन वाले चैनल पे हर ट्यूसडे थर्सडे लाइव आती है शाम 7:30 बजे, तो सब्सक्राइब कर लेना दोनों के चैनल को। थर्ड जो चीज है, अपने लाइफ पे फोकस करो एंड फाइनेंशियल और इमोशनल स्टेबिलिटी पे ध्यान दो। इंडिया के जो लड़के हैं वो इमोशनली स्टेबल नहीं है। इन्हें फट से गुस्सा आ जाता है, ये फट से दुखी भी हो जाते हैं, फट से डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो जो इमोशनल स्टेबिलिटी है उस पे ध्यान दो। छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा नहीं करना है। अगर कोई ऐसी बात है जिसपे वाकई में गुस्सा करना है, जो तुम 10 साल से 12 साल से लेके झेल रहे हो, 2-3 साल से लेके झेल रहे हो, तो ऐसी बातों पे गुस्सा कर ऑब्वियसली आता है इंसान को। बट कोई मान लो रास्ते में कोई बंदा है वो तुम्हारे गाड़ी को ओवरटेक कर दिया, अब तुम गाड़ी से उतर के उससे लड़ रहे हो, तो भाई ये क्या है? इमोशनल स्टेबिलिटी लाओ, थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाओ।
लौंडे क्या गलती करते हैं भाई, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है एंड डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई तुम एटलीस्ट इतना स्टेबल रहो फाइनेंशियली कि तुम खुद के बेसिक खर्चों को उठा सको, खुद के पैसों पे भाई तुम डेट करो। बाप के पैसों को लड़कियों पे मत उड़ाओ, क्योंकि बाप ने बहुत ही मेहनत से वो पैसा कमाया, ठीक है। 50 रुपए भी कमाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, सर का पसीना गांड पे उतर जाता है पैसे कमाने के लिए। तो पैसा ऐसे बर्बाद मत करो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाओ, इमोशनल स्टेबिलिटी लाओ, उसके बाद तुम उतरो डेटिंग वाले फील्ड में। एंड फेमिनिज्म की वजह से आज के टाइम पे वुमेन ट्रेडिशनल और फेमिनिन नहीं रही है। फेमिनिज्म की वजह से ना आज के टाइम पे जो वुमेन है वो ट्रेडिशनल एंड फेमिनिन नहीं रही, उनकी डिमांड बढ़ रही है एंड वो उन्हीं पे फोकस कर रही है, ठीक है। तो ये 4 चीजें थी जो मैंने आपको बताया। मैं मेन यूनिटी भाई से पूछना चाहूंगा कि भाई आप कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट करो, कैसे फेमिनिज्म रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करे एंड हम कैसे इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, प्लीज भाई। पहले तो ये समझो कि आप है ना, ये मत सोचो, कोई भी ये मत सोचो कि आपको कोई फेमिनिस्ट लड़की मिलेगी और आप उसको सुधार के उसको चेंज कर दोगे, नहीं। अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत बोलते हैं कि ट्रेडिशनल वाइब्स और अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत फेमिनिटी बची है ना, मदरली इंस्टिंक्ट बचे, तो ही वो चीज़ पॉसिबल है। और अगर उसकी फेमिनिस्ट माइंडसेट ने अगर उसकी सारी फीलिंग्स को, उसकी चेस्टिटी को अगर ओवरटेक कर लिया, तो आपको उसको छोड़ देना है। आपको उसके साथ शादी या वो सब करने का सोचना नहीं है। अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो वो बात अलग है, पर शादी करके खुद की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी, क्योंकि उ उस लड़की, पहली बात तो वो कमिटमेंट की ज़रा भी पक्की नहीं होती। आपको लगेगा नहीं, नहीं ये तो यार बहुत भोली है, बहुत अच्छी है, नहीं, एक ना एक दिन वो टाँग दे देगी और उस टाइम पे वो इट्स माय चॉइस बोल के वो तो तुम्हें धोखा भी दे सकती है। तो कभी भी फेमिनिस्ट माइंडसेट दिखी तो उधर ही भाग जाना। दूसरा ये है कि कैसे रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हो, जब फेमाइन वुमेन मिलेगी और उसको जितना जल्दी हो सके ट्रेडिशन और रिलीजन के मतलब अंदर लेके आना हो सके उतना उसको कंटिन्यूअसली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखना, मंदिरों में उसको रेगुलरली भेजना, ताकि उसको बाहर का फेमिनिज्म अफेक्ट ना कर सके। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि रिलीजन के अंदर भी कहीं ना कहीं फेमिनिज्म घुस गया है, तो वो रिलीजन को फॉलो करने वाली लड़कियां भी फेमिनिज्म के थोड़ी बहुत एंगल में आ जाती है, फिर वहां से बाहर निकल के फेमिनिज्म में चली जाती है। तो थोड़ा मुश्किल भी हो चुका है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि रिलीजन में फेमिनिज्म आ चुका है। तो वो कहीं ना कहीं उसको भी जो पतिव्रता चेस्ट वुमेन और थोड़ी जो डिफरेंट जो स्वर्ग नर्क के जो रिलेम्स होते हैं, उस चीजों का नॉलेज में इन्वॉल्व करके उसको फिर उस माइंडसेट में डालो, ताकि फिर वो फेमिनिज्म के माइंडसेट में जाके फिर वो पूरे फैमिली में गंदगी ना लाए। एक ये करो, मतलब फेमिनिन वुमेन जब तक नहीं मिलेगी तब तक सिंगल रहने का ही सोचो। उसके बाद में आपके पास दूसरे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे वो रोबोट हो गए, आर्टिफिशियल गर्लफ्रेंड्स हो गए, और आईवीएफ से खुद के बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो सब आपके पास सेकेंडरी ऑप्शंस भी है। पर हो सके उतना फेमाइन वुमेन ढूंढो, और अगर फॉरेन कंट्रीज में नहीं जा सकते तो सोशल मीडिया पे ढूंढो, ठीक है। तो वैसा करके ट्राई करो तो। और काफी लोग सक्सेसफुल हुए हैं पासपोर्ट बदलने में, क्योंकि देखो, अगर कोई चाइनीज आदमी इंडिया में आके पासपोर्ट बदल बन रहा है, तो वो इंडिया में आया है उस पर्पज के लिए, ठीक है। तो उसको यहाँ पर फेमाइन वुमेन मिलेगी, हम इंडिया में रह के फेमाइन मिलेगी। पर आप फॉरेन कंट्री में जाओगे तो आपको वहां पर जाके मिलेगी, ये चीज बहुत होती है, ठीक है। तो फेमाइन वुमेन का नाम मिले तब तक शांत रहो, और अपनी एज से हो सके उतना छोटी लड़की से भी शादी करो, 8 साल या 10 साल। और अगर फेमिनिन वुमेन कहीं पर भी है ना, तो मैं तो बोलता हूँ अनाथ आश्रम से अनाथ लड़की भी होगी ना, तो भी उसको सपोर्ट करो भाई। हाँ, ऐसी गरीब लड़की को सपोर्ट करो जो फेमाइन है, ट्रेडिशनल है, अनाथ आश्रम से भी होगी तो भी। और ये गोल्ड डिगर को मत करो, ठीक है। इस पे मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, ठीक है, कि जो भी बंदा है ना जो फेमिनिन लड़की ढूंढ रहे हैं, तो ठीक है, भाई ने बोला कि हाँ स्टे सिंगल जब तक तुम्हें फेमिनिन लड़की नहीं मिल रही है। आई वुड रादर सजेस्ट कि कीप एक्सप्लोरिंग। सिंगल रहो कोई बात नहीं, ठीक है, वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, बट आई वुड रादर सजेस्ट कि कीप एक्सप्लोरिंग। जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे तुम्हें फेमिनिन लड़की नहीं मिलेगी। एंड इंडिया में अभी के टाइम पे फेमिनिन लड़की, अच्छी लड़की मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 95% लड़कियां, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बुरी बन चुकी हैं ये फेमिनिज्म एंड सोशल मीडिया के वजह से।
जो बची खुची जो 5% लड़कियां हैं जो बची कुची हैं वही बची हैं। तो अगर तुमको इंडिया में फेमिनिन लड़की ढूंढ रहे हो तो बहुत ही मुश्किल है, बट हाँ इम्पॉसिबल नहीं है, मिल सकती है तुम्हें अगर तुम्हें प्रॉपर डेटिंग नॉलेज है एंड तुम अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हो तो। ठीक है, तुम लड़कियों को अगर फिल्टर कर पा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ द रेड फ्लैग्स तो मिलती हैं। ठीक है, एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अभी के टाइम में ना बहुत सी सॉरी अभी के टाइम में ना बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो बस दिखावे के लिए ट्रेडिशन फॉलो करती हैं या फिर दिखावे के लिए पूजा पाठ वाला ढोंग कर रही हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। कल महाशिवरात्रि था। जो लड़की साल भर पूरे साल जो लड़की मंदिर नहीं जाती है वो लड़कियां भी अपने स्टेटस में शिव एंड पार्वती का स्टेटस शेयर कर रही थी, वीडियो शेयर कर रही थी। जो लड़की पूरे साल अपने घर में अगरबत्ती तक नहीं जलाती है, जो लड़कियां अगरबत्ती तक अपने घर में नहीं जलाती हैं, वो लड़कियां महाशिवरात्रि के पर्व के दिन, क्योंकि सभी ने स्टेटस लगाया है, तो ये भी देखा देखी या फिर दिखावा करके स्टेटस लगा रही हैं। तो ये दिखावे वाली चीजों से भी बचो। अभी टाइम पे बहुत सी लड़कियां ऐसा है जो बस दिखावा करने के लिए पूजा पाठ कर रही हैं। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो कि तुम नोटिस करो कि कौन सी लड़की रेगुलर पूजा पाठ करती है और कौन सी लड़की बस दिखावा कर रही है 1-2 दिन के लिए। ठीक है, एंड बहुत सी ऐसी लड़कियां भी हैं जो सबके सामने तो भगवान भगवान करती हैं, मेरा लल्ला, मेरे कृष्ण, मेरे शिव, मेरे हनुमान। ठीक है, बट इनका जो पास्ट है या फिर जो इनका इंटरनल लाइफ है ना बहुत ही ज्यादा डार्क है। तो जब तक तुम डीपली किसी लड़की के बारे में इंडिया में नहीं जानोगे तब तक तुम उसे अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाओगे। एंड डीपली जानने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जब तक 1-2 बार 3 बार 4 बार किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ तुम नहीं मिलोगे, डेट नहीं करोगे, उसको डेट पे नहीं जाओगे, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि उसका मेंटेलिटी कैसा है। लोग बोलते हैं ना अरेंज मैरिजेस करना अच्छा होता है। नहीं भाई यार, मेरे पर्सपेक्टिव में या मेरे ओपिनियन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाया भी हूँ अपने चैनल पे। अरेंज मैरिजेस क्यों मुझे सही नहीं लगता है, सबसे पहला रीजन यही है कि भाई अरेंज मैरिज में लड़का और लड़की को एक दूसरे को जानने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। लड़की हो सकता है पहले मीट पे तुम्हारे माँ बाप के सामने, अपने फैमिली मेंबर्स के सामने अच्छा दिखा रही है खुद को, क्या पता अंदर से जहरीली नागन हो, घर बर्बाद कर दे तुम्हारा। ठीक है, तुम बस उससे 1 या 2 बार ही मिलोगे, अरेंज मैरिज वाली बात होगी तो शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी चुन सकती है। एंड अगर तुम डिवोर्स लेने का डिसीजन लेते हो शादी के बाद तो भी मेंटेनेंस तुम्हें ही देना है, लड़की मेंटेनेंस नहीं देगी। तुम्हारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा लड़की ही लेके जाएगी। तो ईदर वे यू आर गोइंग टू सफर, चाहे तुम इस तरह सफर करो या उस तरह सफर करो, तुमको सफर करना अनिवार्य है तुम्हारा। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई लव मैरिजेस करो, रिलेशनशिप में आओ, 1-1.5 साल 2 साल 3 साल लड़की को जानो, अगर लड़की पसंद आई तो इमोशनल कमिटमेंट दो, नहीं तो भाई उसको रखो साइड में या फिर ब्रेकअप करके निकलो। ठीक है, और ब्रेकअप करने का भी तरीका मैं तुमको इसी चैनल पे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे बिना किसी तरह का ब्लेम लिए टॉक्सिक लड़कियों से ब्रेकअप करना है। ठीक है,